एवरीवन, आज हम लोग महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहे हैं। आज के ठीक 152 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का पोरबंदर में जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कुछ दर्शन दिए, कुछ उनकी मान्यताएं थी जिनके आधार पर उन्होंने आगे चल करके पूरे अपने संघर्ष की जीवन गाथा को लिखा और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के लिए उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। आज हम देखेंगे कि वास्तव में महात्मा गांधी जी मोहनदास से महात्मा गांधी कैसे बने, उनकी यात्रा का पड़ाव ये किन किन बिंदुओं से, किन किन स्तरों से होकर के गुजरा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का सत्य और अहिंसा पर पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इतनी अगाध आस्था थी गांधी जी की, वो बार बार कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। जब वो ये कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है तो इसके पीछे उनकी मान्यता थी कि वास्तव में अगर हम आचार और विचार को एक रूपता दे देंगे तो अपने आप सत्य जो जिस रूप में प्रस्फुटित होगा वो ईश्वर का साक्षात रूप होगा। गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में एक समावेशी, समतामूलक एवं विविधताओं से भरे समाज के पक्षधर रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधता से भरा हुआ समाज है। विभिन्न जाति, पांति, धर्म, पंथ के लोग हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं और उन सब के बीच में गांधी जी की इस तरह की मान्यताएं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से लड़ने के लोगों को सचेत किया। गांधी जी सत्य से सत्याग्रह नामक एक ऐसा हथियार इजाद किया उन्होंने जो वास्तव में भारत सहित दुनिया के तमाम राजनीतिज्ञों ने उसको उपयोग में लाया। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, बर्मा में यांग सान सू की और पूरा भारत का जो 1919 से लेकर के 47 तक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता का संघर्ष था, वो गांधी के इन्हीं सत्याग्रह के विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहा। सत्याग्रह एक ऐसा विचार कि ऐसा कोई भी कार्य जो मेरी आत्मा के खिलाफ हो उसका विरोध करने में ही आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। सत्याग्रही निडर होता है, निर्भीक होता है, त्यागी होता है और बहादुर होता है। ध्यान देना कि गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि कायर लोग सत्याग्रही नहीं हो सकते हैं। तो सत्य और अहिंसा दोनों को मिला करके गांधी जी को एक चीज मिली और वो है सत्याग्रह। तो अपने अफ्रीका के उस कार्यशाला में जहां पर वो अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए गए थे और पूरे 83 से लेकर के 20 साल वहां गुजार दिए, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के गैर बराबरी का जो व्यवहार वो वहां के लोगों के साथ करते थे, काले लोगों के साथ, उसके खिलाफ उन्होंने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया। 9 जनवरी 1915 को जो वो वापस आते हैं तो भारत में वही इनका ये हथियार होता है और वो सत्याग्रह को अपनाते हैं। ध्यान देना कि सत्याग्रह के 5 रूपों की बात महात्मा गांधी करते हैं। जैसे हड़ताल की बात करते हैं, गांधी जी साफ साफ कहते हैं कि सत्याग्रही हड़ताल करके कठोर से कठोर शासक को भी अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकता है, बशर्ते उसके उस सत्याग्रह में अहिंसा का भाव हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक बहिष्कार दूसरा एक रूप था सत्याग्रह का। वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद जो हमारा शोषण कर रहा है, आर्थिक और सामाजिक, हम अगर सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करेंगे तो फिर वो हमारी बातों को मानने के लिए विवश होंगे। आर्थिक बहिष्कार एक अन्य व्यवस्था थी। वो कहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत यहां पर शासन इसीलिए चला पा रही है क्योंकि वो आर्थिक रूप से यहां पर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर सभी भारतीय उनके बने हुए सामानों का, उनकी यहां पर आए हुए सामानों का अगर बहिष्कार करेंगे आर्थिक रूप से तो वो भारत में ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाएंगे। और धरना, खास करके भारत की विविधतापूर्ण आबादी में महात्मा गांधी ने महिलाओं को जब अपने इस मुहिम में शामिल किया
तो उन्होंने महिलाओं को बताया कि अन्यायपूर्ण प्रतिकार के लिए आप धरना दीजिए शराब की दुकानों पर, बड़े जमींदारों की उन हवेलियों पर जो गैर जरूरी टैक्स वसूलते थे, लोगों की प्रताड़ना करते थे। तो धरना एक आम व्यवहार था इस सत्याग्रह का। और हिजरत की भी बात महात्मा गांधी करते हैं, कहते हैं कि उस देश और काल में कोई जरूरी नहीं है कि आप रहो, आप पलायन कर दीजिए। अगर आपकी आत्मा गवारा नहीं कर रही है, आपके ऊपर जुल्मों की इंतहा हो रही है, तो आप उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। उसको हिजरत की बात कहते हैं। गांधी जी का मानना था सत्य की ही प्राप्त जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें सत्य को प्राप्त करना है। तो जैसे हमने कहा कि सत्य को प्राप्त करना है, तो सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, दोनों का एक ऐसा आपस में एक सिक्के के पहलू की तरह से संबंध है। तो वो कहते हैं कि सत्य की उपेक्षा के कारण हिंसा, अन्याय एवं बुराइयां जन्म लेती हैं। और अगर हम सत्य की उपेक्षा नहीं करेंगे बल्कि उसको मानेंगे, उसका पालन करेंगे, अपने आचार और विचार में सत्य का अनुसरण करेंगे, तो हिंसा नाम की चीज नहीं होगी और समाज में सद्भाव होगा, प्यार होगी और चीजें होगी। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। गांधी जी के मूलभूत सिद्धांतों में था कि भाई राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि गांधी जी के पूर्व मैकियावेली का नाम आता है, मार्क्स का नाम आता है। मैकियावेली का मानना था कि राजनीति को धर्म से पृथक होनी चाहिए। मार्क्स तो धर्म को राजनीति के लिए अफीम ही बताता है। लेकिन गांधी जी यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। धर्म अगर राजनीति से जुड़ा है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि राजनीति लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को और व्यापक ढंग से चरितार्थ कर पाएगी। क्योंकि धर्म के पीछे नैतिकता, चारित्रिक दृढ़ता, लोक कल्याण की भावना ये अहम रूप से छिपी हुई है। इसलिए हम इन चीजों को अंगीकार करके राजनीति के माध्यम से लोक कल्याण की भावना को और जमीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से राजनीति का आध्यात्मिकरण किया और धर्म को राजनीति के लिए एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी के कुछ अन्य प्रमुख सिद्धांतों में जैसा कहते हैं कि साधन साध्य की पवित्रता पर बल दिया। हमने कोई लक्ष्य तय किया कि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी गलत रास्ते से अगर वहां पहुंचते हैं तो गांधी जी को वो मंजूर नहीं था। जबकि तमाम पाश्चात्य विचारक थे, कांड थे और इस तरह से लोग, वो कहते हैं कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधनों के मंतव्य पर कोई बंधने नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि अगर गलत साधनों से कोई साध्य प्राप्त किया जाता है तो वो उचित नहीं है। साधन सही है तो साध्य अपने आप सही होगा। गांधी जी की ये खास करके व्यावहारिक राजनीति के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए यह बहुत बड़ी उनकी देन है। गांधी जी ग्रामोदय के पक्षधर थे। उनका जो ग्रामोद्योग का पूरा कंसेप्ट था, वर्धा में जाकर के वो बताते हैं कि गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो हर व्यक्ति को काम मिले, ग्रामों का आत्मनिर्भरता के साथ विकास हो सके, इसके पक्षधर थे। अंत्योदय से सर्वोदय की बात करते थे। गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमारी दृष्टि पंक्ति के उस अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। विकास की चाहे योजनाएं हो, शिक्षा, राजनीति या समाज के जो बेनिफिट्स हैं, वो अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक जाना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी की लड़ाई के दरमियान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक जो कोल्ड वार चला है, वो वास्तव में साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच एक तरह से विरोधाभास था। तो साम्यवाद जहां एक तरह से सामूहिकता की बात करता है, पूंजीवाद जहां पर जो है किसी को अपनी योग्यता के बल पर अथाह धन संग्रहित करने की बात करता है, तो गांधी जी उसमें एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं कि पूंजीपतियों को अपने समस्त धन को एक ट्रस्टीशिप के रूप में समझना चाहिए और उसको लोगों के वेलफेयर में लगाना चाहिए। वो उसका अपने को मालिक ना समझें, बल्कि बस देख रेख के लिए एक नियोक्ता समझें। और यही गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, जो
पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता था, और इससे जो है जो मतैक्यता थी, जो झगड़े थे साम्यवाद और पूंजीवाद के, इनको रोका जा सकता था और पूंजीवादियों के एक तरफा धन संग्रह को भी रोका जा सकता था। क्योंकि गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि किसी को इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो अपने को बेच दे, और किसी को इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी के द्वारा खरीदा जा सके या खरीद ले। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे। आपसे बताते चलें कि गांधी जी का बचपन मुस्लिम दोस्त के साथ बीता। अफ्रीका जब वो वकालत करने गए तो अब्दुल्ला के साथ ही गए। गांधी जी जब नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वास्तव में वहीं पर उन्होंने तय किया था कि हमारे गिरफ्तारी के बाद तैयबी जी जो मुस्लिम थे वो दूसरी गिरफ्तारी देंगे। तो कहने का मतलब उनके पूरे बचपन से लेकर के संघर्ष के दरमियान एक हिंदू मुस्लिम एकता का भाव उनके मन में था। लेकिन समय समय पर विभिन्न प्रसंगों में वो हिंद स्वराज में जो 1909 में लिखते हैं वो कि कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के समाज में भ्रांतियां थी। 1915 की बात है, वो हरिद्वार जा रहे थे और हरिद्वार से जिस ट्रेन से वो जा रहे थे, सहारनपुर में ट्रेन रुकती है, तो वहां पर बाहर से लोग पानी पिला रहे थे। तो ट्रेन में बैठे हुए तीर्थयात्री पूछते हैं कि भाई हिंदू पानी है या मुस्लिम पानी है। गांधी जी को बड़ा अफसोस हुआ। गांधी जी हिंद स्वराज में ये भी लिखते हैं कि भाई हमारे गुजरात में भी इस तरह की थी बातें कि मतलब हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं। जब जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात थी, गांधी जी को बड़ा अचरज हुआ इस पे। उन्होंने बेबल से यहां तक कहा कि आप अराजकता के हाथों में भारत को छोड़ करके भारत से चले जाइए, हम हिंदू मुस्लिम आपस में निपट लेंगे और तय कर लेंगे, लेकिन आपके रहते भारत में कोई हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं हो सकती है। 1947 की ही बात है, जब हिंद स्वराज के तमाम जो क्रांतिवीर थे उन पर लाल किले में केस चल रहा था। गांधी जी उन लोगों से मिलने गए, तो वहां पर उन बंदी सिपाहियों ने यह बताया गांधी जी को कि दरअसल अंग्रेज लोग सुबेरे जब आवाज देते हैं तो कहते हैं भाई हिंदू चाय लेंगे कि मुस्लिम चाय लेंगे। मतलब विभाजन और सांप्रदायिकता की नींव तो ये अंग्रेज ही डालते हैं। गांधी जी को कुल मिलाकर के इन तमाम दृष्टांतों से ये लगा कि हिंदू मुस्लिम में विरोध नैसर्गिक नहीं है, बल्कि ये बनावटी है, और इस पर काम करके इस खाई को पाटा जा सकता है और हम एक साथ रह सकते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी का गांधी जी ने भरपूर विरोध किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में कुछ अस्त्र और शस्त्र ईजाद किए और जीवन भर अपने उन विचारों के साथ अपने आचरण को साथ लेकर के चले, यानी विचार और आचार में एकता रही। सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, साधन साध की पवित्रता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अंत्योदय और ग्रामोदय की परिकल्पना, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे, ऐसी उनकी मान्यताएं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी भारतीय राजनीति में आए। वो दरअसल अफ्रीका में 20 साल तक वकालत किए और वहां से जो कुछ भी चीजें उन्होंने सीखा उसको भारत की इस राजनीतिक प्रयोगशाला में ला करके झोंक दिया। और जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं तो उसके बाद फिर इनका एक नया दौर शुरू होता है। कुछ वर्षों तक खास करके ये भारत की विभिन्न परिस्थितियों का, विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं का ये दौरा करते हैं और कृषकों की समस्याओं को समझते हैं और तमाम नील के खेत के किसानों की समस्याओं को समझते हैं, जमींदारों की बेइंतहा बेईमानी को भी समझने की कोशिश करते हैं। और पहला इनका जो मूवमेंट था 1917 का चंपारण का था। 3 कटिया पद्धति थी, 3/20 20 कट्टे जमीन पर जो है 3 कट्टे जमीन के भाग पर उनको फ्री ऑफ कास्ट नील की जो है खेती करनी थी। मोतिहारी और चंपारण इन जिलों में तमाम नील जमीन के मतलब ब्रिटिशों के जो है कोठियां होती थी और किसानों पर बेइंतहा जुल्म ढाला जाता था। राम कुमार सुल्टा जो लखनऊ के हिस्ट्री कांग्रेस में आए थे और उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, उनके आमंत्रण पर गांधी जी जाते हैं और फिर वहां पर जो है सत्याग्रह की बात लोगों को कहते हैं।
सत्याग्रह होता है, बाद में फिर नील के किसानों पर जो जुल्म अंग्रेजों द्वारा ढाया जा रहा था उसका निस्तारण होता है। आगे चलते हैं, गांधी जी का दूसरा आंदोलन खेड़ा का था। खेड़ा जो है किसानों का आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर में बढ़े हुए फलक की वजह से बोनस मिलता था, जिसको मिल मालिकों ने हटा दिया था। उसके खिलाफ भी उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग को कहा और बाद में मिल मालिकों को उस बोनस को देना पड़ा। खिलाफत मूवमेंट वास्तव में 1914 से लेकर के 1948 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा, 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। और जब ये विपक्षी शक्तियां हार जाती हैं तो ब्रिटिशर्स ने उस खलीफा को सत्ता से हटा दिया और उसको पुनः सत्ता पर सीन करने के लिए दुनिया के मुसलमानों ने और खास करके भारत में भी एक खिलाफत मूवमेंट चला, जिसको गांधी जी ने कुछ तकनीकी कारणों से सपोर्ट किया। उन्होंने लगा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम अवसर है और हमें उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और उस खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया असहयोग आंदोलन से। और भारतीय जनमानस, विश्व युद्ध की परिस्थितियां और खास करके 1919 के एक्ट में किए गए वादे को पूरा न करना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड और राउलेट एक्ट की घटना, खास करके इन सब की वजह से भारत जनमानस ने गांधी जी पर और कांग्रेस पर एक तरह से दबाव डाला कि एक नया आंदोलन शुरू करना चाहिए। और गांधी जी ने जो है अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें ऊपर जो सत्याग्रह के 4-5 रूप थे उन सब का सम्मिलित प्रयोग किया। बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक बहिष्कार। और इसकी वजह से लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के कदम पीछे हो जाएंगे, लेकिन चौरी चौरा में 1922 में मार्च 22 में एक घटना घटती है कि भीड़ ने जो है, जब भीड़ पर गोलियां चली तो भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और गोरखपुर के इस थाने में आग लगा दी, जिसमें जो है 21 पुलिस वाले जलकर खाक हो जाते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी जब इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा जनमानस हतप्रभ रहता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सब लोग इस गांधी जी के नीति पर अचंभे हो जाते हैं और वो मतलब गांधी जी की इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की नीति का विरोध करते हैं। लेकिन गांधी जी का एक सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि अगर कोई भी आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो साधन की पवित्रता पर ही तो बल देते थे। उन्हें उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला में जो तत्व उभर के आया वो यही तो था कि साधन और साध दोनों पवित्र होना चाहिए। तो अब यहां पर साधन में हिंसात्मक प्रवृत्तियां आ गई, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और फिलहाल ये आंदोलन बिखर गया। और आगे चल करके गांधी जी ने 1930 में एक अन्य आंदोलन शुरू किया, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक के खिलाफ था। गांधी जी ने एक ऐसे मुद्दे को छुआ जो लगभग सभी आबादी को छूता था। करीब 38 किलो नमक 10 पैसे में मिलता था और ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर 2400% टैक्स बढ़ा दिया था। और गांधी जी ने इस मुद्दे को छुआ और अपने साबरमती आश्रम से लेकर के खेड़ा तक जो है, दांडी तक मार्च किया और अपने 78 साथियों के साथ, और नमक कानून को तोड़ा। ब्रिटिश हुकूमत घबराती है और खास करके नमक पर जो जातियां थी, टैक्सेस थे, कानून थे, उस पर उस बदलाव करने के लिए विवश होते हैं। गांधी जी का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारतीय जनमानस में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1 सितंबर 1939 से लेकर के 9 अगस्त 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और भारत को भी अंग्रेजों ने उस विश्व युद्ध में झोंक दिया। गांधी जी के सामने समस्या थी कि भारतीयों के तमाम दबाव, सुभाष चंद्र बोस का INA के माध्यम से पलायन और आजाद हिंद फौज का निर्माण करके भारत पर बर्मा के रास्ते से आक्रमण करना। तो गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको डू और डाई बोलते हैं, करो या मरो, 1942 का। यह वास्तव में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और गांधी जी के पूरे जीवन का यह अंतिम बड़ा आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला करके रख दी।
और अब लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा दिनों तक यहां पर नहीं रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में गांधी जी ने अपने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चंपारण हो, खेरा हो, अहमदाबाद की बात हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, संघर्ष, समझौता और संघर्ष की रणनीति पर काम करते रहे। गांधी जी बहुत चतुर खिलाड़ी थे। वो साफ साफ कहते थे कि एक चतुर खिलाड़ी को अपने पैर टूटने के पहले पीछे कर लेना चाहिए और कोई निगोशिएशन कर लेना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। वही उन्होंने किया। पहले संघर्ष करते थे, फिर ब्रिटिश हुकूमत से कोई निगोशिएशन करते थे, समझौता करते थे, और उसके बाद जो समय मिलता था अपने रचनात्मक कार्यों में वो समय लगा देते थे। रचनात्मक कार्य गांधी जी का स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ बहुत अहम पक्ष है। वो अस्पृश्यता निवारण के प्रति बहुत सजग थे, स्वच्छता को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा सजग थे, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए गांधी जी बहुत ही सतर्क थे। गांधी जी के आश्रम में, चाहे साबरमती हो या जहां भी आश्रम स्थापित किया, मतलब आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। हर व्यक्ति को अपनी स्वच्छता के प्रति ध्यान रखना पड़ता था, अनुशासित और नियमित दिनचर्या थी, और ये सब गांधी जी के प्रमुख मानदंड थे। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी दरअसल तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। आज समाज और सामाजिक वातावरण, राजनीतिक स्वच्छता में बहुत बदलाव आया है। तो जो गांधी को नहीं मानते हैं वो भी कम से कम जयंती पर या निर्माण दिवस पर जाकर के गांधी जी को प्रणाम करते हैं और इसका वो सोशल एस्पेक्ट भी खोजते हैं। गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी जो सत्य अहिंसा की विचारधारा है, हिंदू मुसलमान की एकता का जो कंसेप्ट है, वो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उससे एक उचित वातावरण बन सकता है। समावेशी, विविधतापूर्ण और बहुभाषाभाषी, बहुजातीयतावादी क्षेत्र में, समाज में रह करके एक शांतिपूर्ण ढंग से जिंदगी को व्यतीत की जा सकती है। तो गांधी जी की प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि सत्याग्रह उनका एक कालजयी विचार है, साधन साध्य की पवित्रता उनका कालजयी विचार है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, कालजयी विचार है। बहुत से राजनीतिक दुनिया में मैंने भी देखा, विचार तो लोग देते हैं, वो आदर्श ही रह जाते हैं, लेकिन गांधी ऐसे विचारक थे जिन्होंने विचार के साथ साथ उसको आचरण में जमीनी स्तर पर उपयोग में लाया। तो विचार और आचार में एकरूपता गांधी दर्शन की सबसे बड़ी चीज है। एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को बहुत शिद्दत से समझ रहा है, धर्म में आस्था है और उस धर्म को नैतिकता से जोड़ रहा है, आज वो भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में उनकी प्रासंगिकता है। तो इस गांधी जयंती के अवसर पर भूमि IAS की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।